जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट का अंतिम प्रकार, जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड। इसके पहले जो प्रकार है यानी कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के ऊपर वीडियो बना दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के जो हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे पॉलीसेकेराइड क्या है। तो पॉलीसेकेराइड एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है? जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसका निर्माण किससे होता है? तो इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जब 10 से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे, मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलेंगे तब किसका निर्माण होगा? पॉलीसेकेराइड का निर्माण होगा। पॉलीसेकेराइड क्या है? तो एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के मिलने से होता है। मोनोसेकेराइड क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनाया गया है, जिसमें हम लोग देखे थे कि मोनोसेकेराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसके मिलने से हमारा डाइसेकेराइड ही बन रहा था। यानी कि जब 2 मोनोसेकेराइड मिलता है तो बनता है डाइसेकेराइड। इसमें क्या है, जब 10 ऐसे मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो बनेगा हमारा क्या चीज़? पॉलीसेकेराइड, है ना। यानी कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल रहा था तो मल्टोज बन रहा था, है ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला तो लैक्टोज बना। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। उसी प्रकार इसमें जब 10 मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्या चीज़? हमारा पॉलीसेकेराइड का निर्माण होगा। अब देखेंगे तो इस स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है। इस स्वाद में कैसा होता है? मीठा। और जल में क्या होता है? घुलनशील हो भी सकता है या नहीं भी होगा। ध्यान दीजिएगा, पॉलीसेकेराइड क्या है? तो इसका निर्माण 10 से अधिक मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलेंगे तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होगा। ये स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील हो भी सकता है और नहीं भी होगा, इसकी कोई गारंटी इसमें नहीं होती है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में हो जाएगा सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और हो जाएगा हमारे इसमें काइटिन। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल मैंने कि सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, ये सब क्या है? तो पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सेलुलोज के ऊपर, स्टार्च के ऊपर, ग्लाइकोजेन के ऊपर और काइटिन के ऊपर। ये समझ में आया? पॉलीसेकेराइड क्या है? तो एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण जब 10 मोनोसेकेराइड या उससे अधिक मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? पॉलीसेकेराइड। यानी कि जब 10 ग्लूकोज मिलेगा तब जाकर हमारा पॉलीसेकेराइड बनेगा। ये स्वाद में मीठा होगा, जल में घुलनशील हो भी सकता है और नहीं भी होगा। एग्जाम्पल में सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, है ना। ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग बनाते हैं सेलुलोज, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेलुलोज के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सेलुलोज है इसका निर्माण किससे होता है? तो निर्माण होगा बीटा ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड के मिलने से। मोनोसेकेराइड के मिलने से इसका क्या होगा? निर्माण होगा। और इसका उपयोग कहाँ होता है, यानी कि इसका योगदान कहाँ होता है? तो इसका जो योगदान होता है यह होता है पेड़ पौधों के निर्माण में। पेड़ पौधों के निर्माण में इसका क्या होता है? योगदान होता है। इसीलिए इसे संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है क्योंकि पेड़ पौधा के निर्माण में क्या करता है? योगदान देता है। ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सर्वाधिक पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है इस पृथ्वी के ऊपर। यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक कौन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सेलुलोज। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक पेड़ पौधा या वन वगैरह है और उस पेड़ पौधे और वन में क्या हमारे उपस्थित रहता है? तो सेलुलोज उपस्थित रहता है। तो इसीलिए सब लोग बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो कोई कार्बोहाइड्रेट है तो हमारा सेलुलोज है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये पाचन इसका मानव नहीं कर सकता है, बल्कि कौन करेगा? तो इसका जो जानवर, अन्य जानवर होंगे,
ये इसका पाचन कर सकते हैं, जानवरों की तरह इसका पाचन किया जा सकता है, लेकिन मानव इसका पाचन नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों नहीं करेगा, आगे का हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये रहा हमारा सेलुलोज के बारे में, अगर नोट करना होगा तो कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी से आप ले सकते हैं। अच्छा, एक बात देखेंगे इसमें कि जो पाचन होता है ये पाया कहाँ जाता है, ये किस में उपस्थित रहता है। सेलुलोज उपस्थित किस में रहेगा, तो ये रहेगा रुई में, और रहेगा ये गन्ना के अवसाद में, गन्ना के अवशेष बोल सकते हैं, पेड़ पौधा में, इन सभी जगह ये आराम से मिल सकता है। रुई में, गन्ना के अवशेष में या पेड़ पौधा में ये आसानी से मिल जाएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हम लोग देखें, ये जो होता है इसका योगदान होता है पेड़ पौधे के निर्माण में, लेकिन इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो होता है ना मकान निर्माण में किया जाता है, और कहाँ होता है तो करेंसी बनाने में उपयोग किया जाता है। करेंसी यानी कि नोट वगैरह जो बनता है हमारा, उसका भी उपयोग किस में किया जाता है, तो सेलुलोज का भी उपयोग उसमें किया जाता है। उसके बाद देखिए कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जितना भी लकड़ी से वस्तु बनता है ना वो सारा चीज़ का उपयोग किया जाता है। जो भी चीज़ हमारे लकड़ी से बनाया जाता है उस सब में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। यानी कि देखिएगा मकान का भी निर्माण लकड़ियों से होता है, करेंसी वगैरह का भी निर्माण लकड़ियों से ही होता है, कागज वगैरह का भी निर्माण लकड़ियों से ही होता है। यानी कि जो ही वस्तु लकड़ी वगैरह से बनाया जाता है, फर्नीचर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सेलुलोज का उपयोग इन सभी जगहों पे किया जाता है। नोट करना होगा तो कर सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब स्टार्च के ऊपर, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। हेडिंग बनाते हैं स्टार्च। इससे आप हेडिंग बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च जो होता है एक प्रकार का समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का ही अंश है, और किसका, तो पॉलीसेकेराइड का, जिसका निर्माण जो होता है किससे होता है, इसका निर्माण जो होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के मिलने से, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के मिलने से होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि इसका जो निर्माण होता है अल्फा ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड के मिलने से होता है, मोनोसेकेराइड के मिलने से होता है। इसका निर्माण अल्फा ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड के मिलने से होता है। किसका, तो स्टार्च का। ये किस में पाया जाता है, उपस्थित किस में रहता है ये, तो आलू में रहेगा, गेहूं के जो भूसा वगैरह होता है या गेहूं के जो चोकर वगैरह हम लोग देखते हैं उसमें पाया जाएगा, गेहूं में पाया जाएगा, मक्का के जो चोकर वगैरह होता है उसमें पाया जाता है। इन सभी जगहों पे क्या होता है, हमारा स्टार्च उपस्थित रहता है। इसका पाचन मानव के द्वारा किया जा सकता है, इसका पाचन मानव कर सकता है, लेकिन कैसे, तो उबाल कर। देखिएगा आलू को कोई व्यक्ति काचे नहीं खा सकता है, इसे उबाल कर नहीं खा सकता है। मक्का को भी काचे नहीं खा सकते हैं, उसको उबाल कर नहीं खा सकते हैं। गेहूं भी है, यानी कि जो भी वस्तु से पका कर ही हम लोग खा सकते हैं स्टार्च वाला जो भी है। ये जो स्टार्च होता है इसका उपयोग एक और जगह किया जाता है, कैप्सूल के जो कवर होता है, कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा जो हमारा कैप्सूल वगैरह आता है ना, तो कैप्सूल का जो ऊपरी भाग होता है वो भी किससे बनता है, हमारा स्टार्च से ही बनता है। अगर हमको दिखा भी सकते हैं, एक मिनट वेट कीजिए। आप ये देख सकते हैं जो इसके ऊपरी कवर है ये वाला, इसे कहा जाता है कैप्सूल का ऊपरी आवरण। इसका निर्माण जो होता है किससे होता है, स्टार्च होता है। अगर इसका अंदर वाला भाग निकाल दें, ये निकल नहीं रहा, देखिएगा ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये भी किससे बनता है, हमारा स्टार्च से ही बनता है। ये कैप्सूल है और कैप्सूल के ऊपरी आवरण भी किससे बनता है, हमारा स्टार्च से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का जो ऊपरी आवरण होता है वो भी किससे बनता है, हमारा तो स्टार्च से ही बनता है। और इसका पाचन आसानी से मानव कर सकता है। यानी कि देखेंगे इसको बाहरी आवरण निकाल कर नहीं खाते, बल्कि इसको क्या करते हैं, वैसे ही खा जाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में जाकर इसे जो हमारे आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह जो होता है इसे पचा के गलाकर खत्म कर देता है, और जो इसके अंदर मटेरियल होता है वो हमारे शरीर में जहाँ भी इसको आवश्यकता होती है उसे जाकर पूरा कर देता है, ठीक है। तो
ये जो कैप्सूल का ऊपरी आवरण में किससे बनता है, हमारा स्टार्च से ही बनता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका अगला जो भाग है ग्लाइकोजेन। हेडिंग बनाते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन है ना, ग्लाइकोजन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ग्लाइकोजन जो होता है ना, इसका निर्माण होता है अधिक जब ग्लूकोज के सेवन कर लीजिएगा आप, तब जाके ग्लाइकोजन का निर्माण होगा। जब ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में अधिक प्रवेश कर जाएगा तो किसका निर्माण होगा, ग्लाइकोजन का। आप लोग ना जब ग्लूकोज कैसे जाएगा तो ज़्यादा भोजन वगैरह सेवन कीजिएगा, और जब ज़्यादा भोजन के सेवन करने के बाद क्या होगा, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे अग्नाशय से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहा जाता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन इसे कहा जाता है। और इंसुलिन हार्मोन जब स्रावित होगा, ये कहाँ स्रावित होता है, तो अग्नाशय में। अग्नाशय में एक सेल होता है बीटा सेल कहा जाता है उसे। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या करता है, तो हमारे शरीर में मधुमेह रोग को कंट्रोल करता है। यानी कि जो हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको ये कंट्रोल करता है। पढ़ाए हैं इसके पहले कि जब एक व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा 80 से 115 मिलीग्राम होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति में इतना होता है। जब देखिएगा वहीं व्यक्ति मधुमेह का पेशेंट है तो उसके अंदर 200 से लेके 240 मिलीग्राम क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा हो जाता है। अब यहीं जब कंट्रोल नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को क्या होता है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। और ये प्रक्रिया कहा जाता है हाइपरग्लाइकोसेमिया कहा जाता है। और ये जो हमारे एक नॉर्मल व्यक्ति में होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाता है, यानी कि 50 मिलीग्राम से कम हो जाता है, तो इसे हाइपोग्लाइकोसेमिया कहा जाता है। तो इन सभी को कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन। जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन सही है वो क्या करता है, उसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है 80 से लेकर 115 मिलीग्राम बना कर रखता है। लेकिन जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन बढ़िया स्रावित नहीं हो रहा है तो उन्हें शुगर की बीमारी क्या हो सकती है, पकड़ सकती है। हाइपरग्लाइकोसेमिया नामक बीमारी पकड़ सकती है। उनके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है 200 से लेकर 240 मिलीग्राम हो जाता है, जिससे उन्हें क्या होता है कि मधुमेह नामक बीमारी पकड़ लेती है। इसका कार्य क्या होता है, तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, तो ग्लूकोज को क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजेन में बदलेगा। यानी कि जब आपके शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन बढ़िया से काम कर रहा है, अच्छा से स्रावित हो रहा है, तो क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। और यही ग्लाइकोजन को कहा जाता है इमरजेंसी ईंधन भी कहा जाता है हमारे शरीर के लिए। इमरजेंसी ईंधन भी कहा जाता है इसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी ईंधन। क्योंकि जब शरीर के अंदर देखिए कोई व्यक्ति उपवास वगैरह रहता है तो उपवास रहने के समय में कोई इसी प्रकार के भोजन या कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में नहीं प्रवेश करता है, तो ये ग्लाइकोजन क्या करेगा, उस व्यक्ति को जीवित रखता है, एनर्जी वगैरह प्रदान करता है ना। ये जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ रहता है, तो ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर के यकृत व मांसपेशियों में उपस्थित रहता है। कहाँ उपस्थित रहेगा, तो यकृत और मांसपेशियों में रहता है। जो हमारे यकृत वाला भाग है या जो हमारे शरीर के ऊपर जो भी मांसपेशी होता है उस पर ये उपस्थित रहता है ग्लाइकोजन। देखिए कोई व्यक्ति भोजन अच्छा से करता है तो उसका व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ होता है पूरी तरह से। उसके शरीर में मांसपेशी पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहता है और ज़्यादा पतले भी नहीं रहता है। क्या होता है, उसका जो शरीर है पूरी तरह से समतल, यानी कि बोल सकते हैं सुडौला होता है ना। तो ग्लाइकोजन कहाँ रहता है, यकृत और मांसपेशियों में उपस्थित रहेगा, जो क्या करता है हमारे शरीर में जब ईंधन की आवश्यकता होती है, यानी कि जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो क्या करता है, ग्लाइकोजन उसे प्रदान कर देता है। तो ग्लाइकोजन का निर्माण किस होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक सेवन कर लीजिएगा तो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक, इसे इमरजेंसी ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। नोट करना हो तो कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को हम लोग इमरजेंसी ईंधन भी कहते हैं, लिख सकते हैं इसे। और इसे प्राणी एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, यानी कि प्राणी एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है इसे ना, एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी इसे कहा जाता है। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन का निर्माण जब अधिक मात्रा में ग्लूकोज के सेवन कीजिएगा तो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा उसे क्या किया जाता है, ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। ग्लाइकोजन हमारे यकृत और मांसपेशियों में जमा रहता है और इसे हम लोग इमरजेंसी ईंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट होगा काइटिन होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे काइटिन के ऊपर। चौथा पॉइंट हमारा काइटिन क्या होता है। तो काइटिन देखे होंगे आप लोग, जो भी
जीव जंतु होते हैं और उसके सभी जीव जंतु नहीं, बल्कि जो भी जलीय जीव हो सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जो कवक वगैरह देखते हैं या केकड़ा वगैरह आप लोग देखते हैं, या कुछ कीट पतंगा वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो उसकी जो ऊपरी कंकाल बना होता है ना, वो किससे बना होता है? काइटिन से। जैसे आप नाम सुने होंगे केकड़ा का, केकड़ा हो गया, या आप लोग देखे होंगे तिलचट्टा का नाम सुने होंगे ना, कॉकरोच जिसे कहा जाता है, कॉकरोच हो गया। या बोल सकते हैं जो भी कीट पतंग होते हैं, उस कीट पतंग के ऊपरी आवरण जो होता है वो किससे बना होता है? उस कीट पतंग के ऊपरी आवरण किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। साथ ही साथ काइटिन से मशरूम के भी आवरण बना होता है। मशरूम या कवक का जो आवरण होता है ऊपरी, ये भी किससे बना होता है? हमारा काइटिन से ही बना होता है। केकड़ा, कॉकरोच, कीट पतंग, मशरूम और जो कवक वगैरह होता है, ये सब ऊपरी आवरण किससे बना होता है? काइटिन वगैरह से ही बना होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉलीसेकेराइड। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।